Yes, friends, thank you so much for giving us this much response. It means a lot for us. As we promised to give you bites, let's start without any delay. So today we are going to discuss cellular manufacturing or one piece flow production system. तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी में इंक्लूडेड हैं, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहाँ पर तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ देयर विल बी इनफ कमेंट आई विल डिस्कस। ओके, देन लेट्स स्टार्ट सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। तो पहले होता क्या था, पहले डिपार्टमेंट वाइज मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 डिपार्टमेंट हैं, D1 D2 D3 D4, और उसमें डाइंग कटिंग फिनिशिंग और पैकेजिंग की प्रोसेस रिस्पेक्टिवली की जा रही है, देन वहाँ पर काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती थी। जैसे अगर D3 कोई बॉटल नेक है, जैसे D1 की कैपेसिटी 500, D2 की कैपेसिटी 500, D3 की 400 और D4 की 500, तो यहाँ पर आउटपुट 400 ही निकलता था, क्योंकि D4 से प्रोसेस जो हो पा रहा है इनपुट, वो 400 यूनिट्स हो पा रहा है। इस वजह से जो टोटल आउटपुट वो 400 का होता था। इस वजह से 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन लॉस हो गया। अब जैसे एक और प्रॉब्लम आती थी कभी कभी, जैसे D3 मशीन है वो खराब हो गई, या D3 प्रोसीजर किसी वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो D1 पूरा काम कर रहा है, D2 काम कर रहा है, D4 काम कर रहा है, लेकिन D3 से जो इनपुट D2 से D3 में जा रहा है वो D3 में बफर स्टॉक बन के रखा जा रहा है और D4 तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से प्रोडक्शन जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो बिलीव करता है बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग में। अब बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये छोटी छोटी सेल बनाता है, ऐसे यू शेप डिजाइन की ये छोटी छोटी सेल बनाता है, जिसमें चारों प्रोसीजर, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 4 प्रोसीजर जो हैं वो एक सेल में रखे जाएंगे। जैसे D1 डाइंग, D2 कटिंग, D3 फिनिशिंग और D4 पैकेजिंग, ये एक सेल में रखा गया। यहीं पर डाइंग कटिंग हो रही है, यहीं पर फिनिशिंग और पैकेजिंग भी हो रही है। तो जैसे तो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि D3 में बॉटल नेक था, तो यहाँ पर अगर D3 बॉटल नेक किसी वजह से बनता है, तो उसके लिए उस एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है उस पार्टिकुलर सेल में। और जैसे दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर कि D3 किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, या D3 की प्रोसीजर हार्ट हो गई। तो अगर ऐसा होता है कि D3 मशीन यहाँ पर खराब हो गई या उसकी प्रोसीजर नहीं लग पा रही है, तो ये सिर्फ एक सेल के लिए होगा, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारी सेल बनी हुई इस तरह की। तो अगर एक सेल पर कोई एक मशीन खराब हो गई है, तो हम यहाँ से आउटपुट ले जाकर दूसरी सेल को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले के केस में था कि पूरा जो आउटपुट होता था वो जीरो हो जाता था, इस केस में ये नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी सेल ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो अगर एक सेल का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन लॉस हो जाता है किसी एक मशीन के खराब होने से, तो थोड़ा ही प्रोडक्शन लॉस होगा। पहले की तरह पूरा प्रोडक्शन लॉस होकर आउटपुट जीरो नहीं आएगा। तो ये बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग के फायदे हैं। तो अब इसके गोल समझ लेते हैं। गोल क्या है, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल। अब जल्द से जल्द यहाँ पर इनपुट को D1 से D2 पहुंचाना है, D3 पहुंचाना है, D4 पहुंचाना है। ये प्रोसीजर क्विक हो पाएगा, क्योंकि पहले था D1 में भी फर्स्ट फ्लोर पे, D2 सेकंड फ्लोर पे, फिर D3 है ग्राउंड फ्लोर पर, और D4 है लास्ट फ्लोर पर, जो सबसे ऊपर है, सबसे अपर लेवल पर। तो इस केस में यहाँ से वहां पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए। अब चूंकि एक सेल के अंदर चारों प्रोसीजर अडॉप्ट की जा रही हैं, चारों प्रोसीजर फॉलो हो रही हैं, तो गुड्स ऑब्वियसली क्विकली मूव हो जाएगा। उसके बाद मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। अब वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट जब अप्लाई किया जाएगा, तो उसके लिए उसका भी फायदा बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग में होगा, पहले नहीं होता था। उसके बाद मेकिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। पहले वेस्ट काफी ज्यादा होता था, लेकिन बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग में ये गोल बनाया जाता है कि कम से कम वेस्ट यहाँ पर रिलीज हो। उसके बाद डिफिकल्टीज इन कैश क्रिएटिंग फ्लोज अंडर सेलर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सक्यूज मी। तो अगर सेलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्लो क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एक्सेप्शनल एलिमेंट में भी कोई एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी कुछ हो सकता है, जैसे ये D3 है, ये काम नहीं कर रहा, या D3 पर एक्सेस कैपेसिटी इंस्टॉल कर गई, या ऐसे कोई भी एक्सेप्शनल एलिमेंट या एक्सेस ऑर्डर आ गया, तो उस केस में सेल के ऊपर एक्सेस लोड पड़ सकता है, या ऐसे से कोई और केस। मतलब एक्सेप्शनल एलिमेंट्स में बैच वाइज
नहीं हो पाती प्रोसेसिंग। वो पहले ट्रेडिशनल में भी इतना अच्छे से नहीं हो पाती थी, लेकिन बैच वाइज में भी उसकी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मशीन डिस्टेंस अगर बैच वाइज में ज़्यादा दूर हुआ कि मतलब एक सेल तो बना दिया एक रूम में, और वो एक बहुत बड़ा हॉल है, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर अगर मशीन रखी है तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये तो वही हो गया कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज में दूर दूर डिपार्टमेंट्स थे, अब सेल में भी अगर दूर दूर है तो फिर वो उतना फायदा नहीं होगा सेलर मैन्युफैक्चरिंग लगाने से। उसके बाद बॉटल नेक मशीन एंड पार्ट्स। अगर बॉटल नेक मशीन है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि D3 से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। हालांकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल करके। उसके बाद मशीन लोकेशन एंड रिलोकेशन। मशीन को अगर बार बार रिलोकेट करेंगे तो फिर एम्प्लॉय को दिक्कत होगी, कौन सी मशीन कहाँ है वो यही ढूंढता रहेगा, तो फिर काम कब करेगा। उसके बाद पार्ट रूटिंग। पार्ट भी अगर बार बार रूट किए जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी इनकर होगी। उसके बाद सेल लोड वेरिएशन। हर एक सेल का अगर एक लोड बना दिया, जैसे अगर हमें ये एक पार्टिकुलर सेल है और हमें इसमें एक दिन में 300 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाकर ले आए और उस सेल पर डाल दिया, तो वो उतना लोड मे भी बेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उसका अपना तो है ये प्रोडक्शन जो टारगेट है। फिर दूसरी सेल का लोड आ गया तो उस केस में वो सेल में भी इतने अच्छे से वर्क ना कर पाए और क्वालिटी हैम्पर हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इंटर एंड इंट्रा सेलर मटीरियल ट्रांसफरिंग। वही कि मटीरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, दूसरी सेल से यहाँ पर ले आया। तो उस केस में कई बार होता है कि सेल उस चीज़ को अच्छे से ना परफॉर्म कर पाए। हालांकि डिपार्टमेंट वाइज में तो ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि कई मटेरियल ट्रांसफर करना ही नहीं है। सेल रिकन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। डायनेमिक पार्ट डिमांड। कभी कभी डायनेमिक पार्ट्स डिमांड किए जाते हैं। तो सेल बैच वाइज में क्या होता है, जैसे अगर D1 है तो अब यहाँ पर डाइंग आई तो कटिंग भी होगी, फिनिशिंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, चारों प्रोसीजर होंगे। कभी कभी होता है डाई किया हुआ प्रोडक्ट, अक्सर जैसे लेदर वगैरह में लेदर डाई किया हुआ मांग लिया, तो और कभी कभी कट किया हुआ मांग लिया, तो फिर यहाँ से अगर मटेरियल चला गया बाहर सेल आउट हो गया, तो फिर D3 D4 एडल बैठे रहेंगे। तो वो भी अगर काम नहीं लिया जा पा रहा है तो वो भी एक तरह से लॉस ही है। तो वो क्रिएटिंग फ्लो में दिक्कत होती है इस केस में। क्योंकि अगर D1 D2 से प्रोडक्शन तो हो पा रहा है और बाहर चला जा रहा है, तो D3 D4 अगर इडल बैठ रहे हैं तो वो लॉस है कंपनी का, क्योंकि जो काम किया जा सकता था और महंगा बेचा जा सकता था वो हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। उसके बाद ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम। ऑपरेशन कंप्लीशन टाइम यहाँ पर अगर जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से नहीं किया जा पा रहा है तो वो भी कंपनी का लॉस ही है। एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। सेलर मैन्युफैक्चरिंग वन पीसफुल प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें पहले डिपार्टमेंट वाइज मैन्युफैक्चरिंग होती थी। उसके दो नुकसान थे, कभी कभी बॉटलनेक आ जाता था और कभी कभी किसी भी प्रोसेस के नहीं हो पाने की वजह से कोई लॉस इनकर हो जाता था, तो उससे प्रोडक्शन लॉस होता था। उन दोनों कमियों को यू शेप डिजाइन जैसे कि बैच मैन्युफैक्चरिंग करके ओवरकम किया जा सकता है। इसके 3 गोल हैं: मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंगुलर प्रोडक्ट, मेक एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। और ये सारी डिफिकल्टीज है। एक्सेप्शनल एलिमेंट, मशीन डिस्टेंस, बॉटलिंग मशीन एंड पार्ट, मशीन relocation and location, part routing and cell load variation, and intracellular material transferring, cell configuration, dynamic part demand, operation and completion time. So this is the completion of a cellular manufacturing or one piece production system. If you have any doubts, then let me know in the comment section below. You may also DM us. Thank you so much.